जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ये बेसिकली 1192 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया और इसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी के बीच स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली के ऊपर शासन किया। अब हम देखेंगे कि इस टाइम में 1192 से लेकर के क्यों। तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के द्वितीय युद्ध में दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसमें मोहम्मद गौरी को जीत मिली। और मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के बेटे को अपने अधीनस्थ उसे शासक की गद्दी पर बिठा दिया। इस वक्त मोहम्मद गौरी नहीं चाहता था कि वो चौहानों की गद्दी अपने शासन के अंतर्गत यानी अपने अधिकार में ले, यानी कि इस वक्त तक अभी वो तैयार नहीं था। उसके कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को इंद्रप्रस्थ और दिल्ली और अजमेर का शासक और सैनिक अधिकार दे दिए ताकि वो स्वतंत्र शासक के रूप में शासक बन करके पूरे के पूरे साम्राज्य को बेसिकली गजनी साम्राज्य से अलग रखे और इन सभी का शासन और प्रशासन संभाले। अब हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। ये बेसिकली तुर्किस्तान जो कि अब कजाकिस्तान में है, वहाँ का निवासी था। फ़खरुद्दीन जो कि एक काजी हुआ करते थे उस वक्त, उन्होंने इसे बचपन में ही दास के रूप में ख़रीदा था और इसे अपने बेटों के साथ सैनिक प्रशिक्षण दिया और इसकी जो भी पढ़ाई वढ़ाई थी वो उसी टाइम पे कंप्लीट हुई और इसने बहुत सारे युद्ध कौशल भी सीखे। काजी के बच्चों ने क्या किया, जब वो बड़ा हुआ, फ़खरुद्दीन मर चुका था, तो काजी के जो बेटे थे उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक सौदागर को बेचा और सौदागर ने मोहम्मद गौरी को। उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक के युद्ध कौशल से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया गया। अस्तबल की जिम्मेदारी उसे दे दी गई, यही उसके लिए उच्च पद था। उसके बाद फिर 1192 से लेकर 1206 तक के बीच वो मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि रहा, जब उत्तर भारत के ऊपर विजय हो रही थी उस वक्त। इसके अलावा इसने उत्तर भारत पर तुर्क विजय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सभी के अलावा इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और अजमेर पर सैनिक और प्रशासन अधिकारी से मिल चुका था और यहीं से इसके साम्राज्य और शासक बनने की शुरुआत हो गई थी। और 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी के बीच इसने स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट राजा के रूप में शासन किया। एक दास से लेकर के राजा बनने तक का सफ़र इसने किस तरह से तय किया और इसके लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स थे, इसने किस तरह से अचीवमेंट्स किए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखें, जब ये सिंहासन पर बैठा और उसके बाद कितने सारे प्रॉब्लम्स आए और उन प्रॉब्लम्स का इसने किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढा। सिंहासन पर ये जब बैठा 24 जून 1206 ईस्वी में जब इसका राज्यारोहण हुआ, तो लाहौर के लोगों ने दिल्ली से उसे आमंत्रण दिया ताकि वो आकर के वहाँ राज्यारोहण हो उसका, यानी कि उसको एक गद्दी यानी कि उसे सिंहासन का वो क्या बोलते हैं मुकुट पहनाया जाए। तो वो दिल्ली से लाहौर गया और राजा बनने के बावजूद उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। इससे इतिहासकार ये बताते हैं कि इसका ये मतलब है कि वो अभी तक दास ही था, जिस वजह से उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। अब हम देखेंगे इसके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या थे और उसके सोल्यूशन इसने कैसे ढूंढे। बेसिकली एल्दौज के साथ इसके बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष थे, क्योंकि एल्दौज ने गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया था और वो दिल्ली के ऊपर भी अपना दावा कर रहा था, ताकि जिस तरह से उसने गजनी के ऊपर आक्रमण करके गजनी को अपने अधीन कर लिया था, वो चाहता था कि इस तरह से दिल्ली भी हो जाए। इसके अलावा जब उसने गजनी पर अधिकार किया, एक तरफ तो वो दिल्ली के ऊपर दावा कर रहा था और दूसरी तरफ ख्वारिज़्म शाह के साथ चालें चल रहा था, जिस चीज़ में वो फेल हुआ और ख्वारिज़्म के शाह ने क्या किया, गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया और एल्दौज को वहाँ से भागना पड़ा। और इन सभी चीज़ के बीच जब वो भाग करके लाहौर पहुँचा, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया गया। लेकिन वहाँ पर उसकी ज़्यादा ज़मीन नहीं, वहाँ के लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से एल्दौज ने दोबारा से गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को वापस दिल्ली जाना पड़ा। इसके अलावा राजपूत राज्य, जब से उसे 1206 ईस्वी में पूरी की पूरी गद्दी मिली, उसके बाद से उसने
पूरे के पूरे साम्राज्य विस्तार को त्याग दिया और उसने आगे किसी तरह का कोई साम्राज्य विस्तार करेगा इस चीज़ की भी उसने नीति ख़त्म कर दी। किसी राजपूत के साथ झगड़ा सब ख़त्म कर दिया उसने। उसने यही ठाना कि जो उसके पास है वो उसी की सुरक्षा करेगा और उसी को ऑर्गेनाइज तरीके से उसकी सुरक्षा के रूप में अपने साम्राज्य को इसी तरह संगठित रखेगा। इसके अलावा बंगाल के खिलजी, जिस तरह हमने देखा कि बख्तियार खिलजी की जब मृत्यु हुई 1206 ईस्वी के बाद, उसके बाद फिर अली मर्दान नामक एक एक व्यक्ति ने स्वतंत्र शासक के ऊपर बंगाल और बिहार का सत्ता उसने संभाल लिया। लेकिन दूसरी तरफ खिलजी के जो और सरदार थे उसने क्या किया, अली मर्दान को बंदी बना लिया। लेकिन वो किसी तरह से बंदी से निकल भागा और वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जा पहुंचा। उसने कहा, उससे रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज़ एक काम करो, इस मामले में इंटरप्ट करो ताकि और इस जागीर का बंटवारा फिर से किया जाए। तो उस वक्त जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो प्रतिनिधि थे उसका नाम था रूमी। तो उसने क्या किया, वो दोबारा बंगाल गया और वहाँ पर उसने अली मर्दान को गवर्नर, वहाँ के स्वतंत्र शासक के रूप में उसे बिठा दिया और लोगों का समर्थन प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, मतलब उसके लिए उसके युद्ध भी लड़ना पड़ा था। इसके अलावा हम देखेंगे कुबाचा से समझौता। कुबाचा बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद हुआ करता था, मतलब दामाद था। तो जिस तरह से जब 1206 ईस्वी में वो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा तो कुबाचा ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली, जिस चीज़ से एल्दौज गुस्सा हो गया। उसने क्या किया, मुल्तान के ऊपर अधिकार कर लिया। और जिस चीज़ से कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने क्या किया, दोबारा उसने एल्दौज के ऊपर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया गया। और उसे पराजित करने के बाद कुबाचा को मुल्तान और सिंध का गवर्नर बना दिया गया, जिस वजह से कुबाचा दोबारा कुतुबुद्दीन ऐबक का समर्थक बना रहा। इसके बाद हम देखेंगे इसके मूल्यांकन के बारे में, देखेंगे कि ये किस तरह का इसका कैरेक्टर था और किस तरह की इसकी पर्सनालिटी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये बहुत ही महान सेनानायक था। ये इसकी सेनानायक 1192 से लेकर के 1206 और 1206 से लेकर 10 के बीच देखी जाती है। हालांकि 1206 तक इसने सेनानायक के रूप में भूमिका भी निभाई, उत्तर भारत के विजय में भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1206 से लेकर के 10 के बीच इसने पूरी की पूरी कूटनीति के द्वारा ही अपने साम्राज्य को संगठित रखा। इसके अलावा इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इन सारी चीज़ों के अलावा वो बहुत ही उदार था, यानी न्याय को लेकर के वो बहुत ज़्यादा उदार था। किसी के साथ गलत हो ये चीज़ से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अलावा न्यायप्रिय था। उसने कई जगह पर काजी नियुक्त किए थे ताकि न्याय को अच्छी तरह से किया जा सके। इन सभी चीज़ों के अलावा प्रशासन और कूटनीति से इसने अपने साम्राज्य को संगठित रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने प्रशासन और कूटनीति के द्वारा ही अपने साम्राज्य को संगठित रखा था। बेसिकली 4 साल के छोटे समय में इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने को है भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। वन डे यू विल बी सक्सेस।